हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और एक बार फिर से ज्ञानबाजी के यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज है सीरीज 1 का लेक्चर नंबर 8। भारत और चीन के बीच में फिर से एक बार टेंशन्स बढ़ गए हैं। ऑलरेडी भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हम परेशान हैं और उसके बीच में चीन के तरफ से भी बॉर्डर इश्यूज शुरू कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लाइन के थ्रू इंडिया और चाइना की बॉर्डर को डिसाइड किया जाने वाला है। वहां पर कुछ ऐसे मिलिट्री एक्शंस देखे गए हैं जिसके वजह से इंडिया काफी नाराज है। इनफैक्ट इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में फाइट भी हुई है। आपने अलग अलग न्यूज चैनल्स में वो वीडियो जरूर देखा होगा। सो बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए हैं। क्या वाकई में दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होने वाला है? अगर वॉर होता है तो कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है? वर्ल्ड डिप्लोमेसी में यानी दुनिया के कूटनीतिक मंच पर किस कंट्री का पलड़ा भारी है? किस कंट्री को बाकी कंट्रीज का सपोर्ट अच्छा खासा है? सो मेनी थिंग्स आर देयर टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। बिफोर आई स्टार्ट, आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ज्ञानबाजी जनरल अवेयरनेस ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं अपने सारी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स ऐड करता हूं। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अपडेटेड मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप इसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी 1749 स्टूडेंट्स एडेड हैं। तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स बिगिन। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं। भारत के एक रिटायर्ड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। एक प्रेस के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मुझे बड़ी पसंद आई है। उन्होंने कहा था कि चीन जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो दिखाता नहीं, और जो दिखाता है वो होता नहीं। बिल्कुल फिट बैठती है ये बात चाइना के मामले में। चाहे चाइना का डिफेंस बजट हो, चाहे चाइना के कोरोना के पेशेंट्स हो, या फिर दुनिया को दिखाने वाली उसकी अलग तस्वीर हो, चाइना हमेशा दुनिया से बहुत कुछ छुपाता आया है। एक साम्यवादी और दमनकारी सरकार कैसी होती है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चाइना। दोस्तों, ये एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए खास लाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना के सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो फाइटिंग हो रही है ये बिना किसी वेपन्स के हो रही है। इसमें गन्स यूज नहीं की गई है क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि बॉर्डर पे होने वाले किसी भी टेंशन्स में कंट्रीज आपस में गोलियां नहीं चलाएंगी। 1962 के वॉर के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन क्योंकि अभी इन्फिल्ट्रेशन काफी बढ़ गया है चाइना का, तो इंडियन सोल्जर्स को इसका जवाब देना पड़ा, जहां पर बॉर्डर पे जबरदस्त झगड़े हुए। आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको अंदाजा होगा कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। A rerun of the Sino-Indian line of actual control brawl on the shores of Pangong Salt Lake during the Doklam crisis in August 2017. The super-sensitive India-China line of actual control in North Sikkim is once again on the boil. Soldiers of the Indian Army and Chinese PLA were involved in a fierce face-off in Nakula area of North Sikkim on Saturday. Like the past brawl, men from both sides sustained injuries. The troops disengaged after local level interaction and dialogue between senior personnel. So, as you can see, this is what has happened between the countries. आपस में हाथापाई हुई। और आपको मैं एक वाकया बता देता हूं जिसमें लकड़ियों में खीले फंसा फंसा कर लाए गए थे और उस तरीके से चाइनीज सोल्जर ने हमारे सोल्जर्स पे हमला कर दिया और उसके बाद हमने भी जवाबी कार्रवाई की। इनफैक्ट एक जगह पर इंडिया के एक सोल्जर ने चाइनीज मेजर को मुक्का मार के गिरा दिया, जो कि काफी पॉपुलर हुई थी न्यूज। तो ऐसे काफी ज्यादा झगड़े मई के महीने में शुरुआती 2 हफ्तों में देखे गए हैं। तो यह मामला दरअसल क्या है, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज दिस इशू ऑल अबाउट? गाइस, असल में हुआ यह है कि अप्रैल और मई के महीने में यह देखा गया है
कि थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज ट्रुप्स, चाइना के हजारों की तादाद में सोल्जर्स भारत में गलवान वैली जो कि लद्दाख में है उसके अंदर चले आए हैं। आपको मैं बता दूं कि एक पेंगोंग सो नाम की एक लेक है, ये वही लेक है जो आपने 3 इडियट्स मूवी में देखी है। इस लेक का 30% हिस्सा भारत के कब्जे में आता है और 70% हिस्सा चाइना के कब्जे में आता है। फिलहाल चाइना इस 30% वाले एरिया के अंदर गलवान वैली वाले एरिया में कब्जा जमाकर बैठने की कोशिश कर रहा है और वहां पर हेवी आर्टिलरी के साथ आ चुका है। ऐसा 1962 के वॉर के बाद पिछले 40-45 सालों में भी कभी नहीं देखा गया, इसीलिए ये मामला इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस है। दूसरा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहां लिखा है कि इंडियन लीडर्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स have clearly been left stunned. The reports say that in early May, Chinese forces put up tents, dug trenches, and moved heavy equipments several kilometers inside what had been regarded by India as its territory. तो चाइना के सोल्जर्स ने वहां पर अपने टेंट बना लिए हैं, गड्ढे खोद लिए हैं जो मिलिट्री मूवमेंट के लिए काफी मददगार साबित होते हैं, और जबरदस्त हैवी आर्टिलरी के साथ वहां पर वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था, इसीलिए इस बार ये मामला थोड़ा संगीन है। दिल्ली से एक बयान भी जारी हुआ है कि ये कोई रूटीन हरकत नहीं है चाइना की, ये इस बार जो चाइना कर रहा है ये पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा गया। तो ये मामला वाकई में सीरियस है। सैटेलाइट से जारी इन तस्वीरों को अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। ये 6 अप्रैल की सैटेलाइट इमेजेस है जहां पर चाइना के कुछ ट्रक्स और मिलिट्री के कुछ हैवी इक्विपमेंट्स इंडियन बॉर्डर के अंदर देखे जा सकते हैं। और दूसरा, यहां पर भी 21 मई की एक सेम इमेज है जो इस बात को प्रूफ करती है। ये एक और सैटेलाइट इमेज है जो मैंने आपके लिए लाई थी। यहां पर आप ये जो बॉक्सेस पैटर्न में देख रहे हैं, ये सब वो ट्रक्स हैं जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए चाइना अक्सर लाता रहता है। लेकिन इस बार इस ट्रक्स में खूब सारे सोल्जर्स भी आए हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन 5000 के आसपास की संख्या में सोल्जर्स वहां पर मूव कर चुके हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड अ ग्रेट कंसर्न फॉर इंडिया। अब बिफोर वी मूव अहेड, आपको ये चीज बतानी जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में आखिर भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, ये बॉर्डर इश्यू आखिर क्यों हुआ है, और ये समझने के लिए हमको दोनों देशों की ज्योग्राफी को समझना होगा। अगर एक बार हम इस बात को क्लियर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि दोनों देशों के बीच में टेंशंस का मेन कारण क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर a few minutes the geography between these two countries. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, ये भारत की बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होते हुए चाइना से टकराती है। उसके बाद यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा नेपाल है, तो यहाँ पर भारत और चीन आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो कैप आपको दिख रही है, ये है सिक्किम। सिक्किम और सिक्किम के वजह से, सिक्किम के थ्रू भारत और चाइना की बॉर्डर आपस में टकराती है। और उसके बाद सिक्किम के बाद ये जो बीच का पोर्शन है, दिस इज भूटान। यहाँ पर भूटान है, फिर बॉर्डर लाइन ब्रेक होती है, और उसके बाद ये जो नीले रंग की पट्टी आपको दिख रही है, ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसके ठीक उस तरफ है चाइना। यानी देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, देन सिक्किम, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये है वो 5 अलग अलग स्टेट्स जहां से इंडिया की बॉर्डर चाइना से टकराती है। और फिलहाल जो टेंशंस बने हुए हैं वो यहाँ पर लद्दाख वाले रेंज में बने हुए हैं और दूसरा सिक्किम वाले रेंज में बने हुए हैं। आगे की तस्वीरों में मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि ये कहां हुआ। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है कश्मीर और लद्दाख का वो एरिया जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इस लद्दाख वाले एरिया में नॉर्दर्न साइड में ये पूरा का पूरा पोर्शन है दोस्तों अक्साई चिन का। अक्साई चिन का ये जो पोर्शन है, ये 1962 के वॉर में हम चाइना से हार चुके हैं। तो इस पोर्शन पर चाइनीज अपना दावा पेश करते हैं।
इस पोर्शन के ठीक पीछे यहां पर आप डॉटेड लाइंस में देख सकते हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलएसी कहते हैं। और एलएसी के भी पीछे यानी इंडियन टेरिटरी में ये नीले रंग की आपको पैंगोंग सो लेक दिखाई दे रही होगी, और इस पैंगोंग सो लेक से सटा हुआ है गलवान वैली का एरिया। इस गलवान वैली के एरिया तक अब चाइनीज घुस आए हैं, जो कि इंडियन टेरिटरी का एरिया है, जहां पर चाइनीज सोल्जर्स आज तक पहले कभी नहीं आए। तो यह मामला वाकई में गंभीर है। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं सिक्किम का वो एरिया जहां पर बॉर्डर के अंदर एक पास है जिसे नाकुला पास कहते हैं, नॉट नाथुला, नाकुला पास। ये नाकुला पास के अंदर चाइनीज सोल्जर्स का इन्फिल्ट्रेशन पाया गया। 5 और 6 मई को हमने देखा कि लद्दाख में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद 9 मई को फिर से नाकुला पास में उनकी घुसपैठ हुई, जिसमें 150 के आसपास सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए। तो दिस इज द मैटर ऑल अबाउट, और इस वजह से ये टेंशन काफी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक अलग नक्शे में मैंने आपको एक क्लोज व्यू में फिर से यही बात समझाने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा कश्मीर का नक्शा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है पीओके, जो कि पूरे कश्मीर का 37% है। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ये है अक्साई चिन, जो कि पूरे कश्मीर का 20% है। तो 37 और 20 57, और बच गया 43% पोर्शन, जो कि इस वक्त भारत का है। ये जो 20% पोर्शन है, इस 20% पोर्शन में ये 3 हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, जहां पर इस वक्त बॉर्डर टेंशन चालू है, और ये तीनों ही एरिया भारत की सीमा रेखा के अंदर है। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स एंड पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक वही है जो आपने 3 इडियट्स मूवी में देखी होगी। ये एक सैटेलाइट की शानदार इमेज है, जिसमें आपको ये बात फिर से क्लियर हो जाएगी। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू फॉर अ मिनट कि ये एग्जैक्टली कैसा है। जहां पर मैं इस वक्त ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है वो पूरी पैंगोंग सो लेक। ये लेक काफी लंबी है दोस्तों, और ये भारत होते हुए चीन की बॉर्डर से चीन के अंदर तक जाती है। अब इस लेक का 30% एरिया भारत के कब्जे में है, और बचा हुआ 70% के आसपास का एरिया चाइना के कब्जे में है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अलग अलग माउंटेन्स हैं, जिन्हें फिंगर्स भी कहा जाता है। भारत के कब्जे में इस वक्त 1 2 3 4 ये 4 फिंगर्स हैं, लेकिन भारत का दावा है कि 5 6 7 और 8 ये भी उसका ही है। ऑन द अदर साइड, लेक का ये पोर्शन पूरा चाइना के कब्जे में है, लेकिन चाइना का भी दावा है कि 5 6 7 8 ये पोर्शन उसके हैं। इसका मतलब ये कि ये जो 5 6 7 8 फिंगर्स आपको दिख रहे हैं, ये फिलहाल भारत और चाइना के बीच में जॉइंट क्लेम वाले एरियाज हैं, और चाइना इस एरिया के भी आगे इस हद तक 3 और 4 वाले रेंज तक फिलहाल अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसी को एक छोटे से मैप के जगह पर एक सिंपल डायग्राम में एक्सप्लेन किया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। भारत इस वक्त यहां पर है ब्लू कलर के पार्ट में, जो कि इंडिया का है, लेकिन भारत अपना क्लेम यहां तक चाहता है। चाइना इस वक्त इस तरफ है, लेकिन चाइना अपना क्लेम यहां तक चाहता है। इसका मतलब बीच का ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जॉइंट क्लेम वाला एरिया है, जिस पर दोनों ही कंट्रीज अपना अपना दावा करते हैं। यहाँ पर कंट्रीज की पेट्रोलिंग भी चलती रहती है, जिसको लेकर ऑलरेडी चाइना ने विवाद खड़ा किया है। Yes guys, now this is something very important from the exam point of view also। आपको इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखना होगा। आपको पता ही है कि पिछले साल पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों को स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप कर देने के बाद कश्मीर रीजन को अब स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो एक यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, जैसा कि आप सब जानते हैं। जब ये किया गया, तब भारत ने पिछले साल अपना एक नया मैप जारी किया, और उस मैप के हिसाब से भारत का टेरिटोरियल रीजन ये पूरा इतना दिखाया गया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो भारत ने पीओके वाले पोर्शन को भी अपना माना है, और साथ ही साथ
ये जो अक्साई चिन वाला एरिया है जो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया, इसको भी भारत ने अपना ही पोर्शन माना है। इस मैप में साफ साफ पता चलता है। आई रिपीट, नया मैप जारी हुआ है और उस मैप के हिसाब से पीओके वाला पोर्शन, ये पीओके और अक्साई चिन वाला पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शंस भारत ने अपने कंट्रोल में या अपने मैप में दिखाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मुजफ्फराबाद, ये जो टॉप पे आपको दिख रहा होगा मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद का एरिया आता है आजाद कश्मीर में। ये यहां पर इस वक्त पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत ने अपने मैप में ये पोर्शन अपने मैप में दिखाया है। और वैसे ही ये जो अक्साई चिन का पार्ट है, ये भी भारत ने खुद क्लेम किया है कि ये उसका है। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से राजनीतिक एक्सपर्ट और वॉर एक्सपर्ट्स ने भारत को ये सलाह दी कि अगर भारत ये नक्शा जारी करता है तो चीन के तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से इसको लेकर रिएक्शंस आएंगे ही, एंड डेफिनेटली आने वाले दिन में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे ही। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो मिलिट्री मूवमेंट्स चालू हैं लद्दाख में, वो इस नए मैप के वजह से भी हो सकते हैं। बहरहाल इसमें और क्या क्या कारण है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी रीजंस बिहाइंड दिस skirmishes। गाइस, आप इस बात को भी समझिए कि इस वक्त कोरोना के वजह से वैसे ही चाइना दुनिया भर में बदनाम हो चुका है और दुनिया भर में चाइना के केवल दुश्मन भारत और बाकी कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज ही नहीं, चाइना के और भी बेहद बहुत सारे दुश्मन हैं। और सारे ही दुश्मनों का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए चाइना बहुत से पैंतरे अपनाता है। भारत के साथ चल रहे इस सीमा विवाद के पीछे भी शायद ऐसे ही कोई कारण हो सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। सबसे पहला रीजन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन नंबर 1, वो है सी पैक का रोड। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा पिछले कुछ सालों में चाइना ने सी पैक वाला रोड पाकिस्तान को पूरी तरह से क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक बना लिया है। सी पैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में गहरी दोस्ती का एक बहुत अच्छा सिंबल है और इसके थ्रू ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये एक रोड बनाया गया है। प्रॉब्लम ये है कि ये रोड पीओके वाले रीजन से होकर गुजरता है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। और ऑलरेडी भारत ने दावा किया है कि पीओके का पोर्शन इंडिया का है और इसीलिए इस रोड के ऊपर कोई खतरा कभी भी मंडरा सकता है भारत के वजह से। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना इस वक्त भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सी पैक इज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन कि फिलहाल भारत और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ गए। आप जानते हैं इस सी पैक रोड में चाइना ने ऑलरेडी $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके रखा है और इसके थ्रू चाइना तो है ही, लेकिन पाकिस्तान को भी जबरदस्त इकोनॉमिक एडवांटेज होने के की संभावना है। रीजन नंबर 2, नाउ दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, आई वुड लाइक टू अपडेट ऑल माय स्टूडेंट्स विद दिस। दोस्तों, ये जो अक्साई चिन का पोर्शन पिंक कलर में आप देख रहे हैं, इस अक्साई चिन के ठीक पीछे भारत ने अपना एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड बिल्डअप कर लिया है। इस रोड का नाम है DSDBO, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। और इस रोड से फिर छोटे छोटे रास्ते और निकाले जाएंगे और जिससे अक्साई चिन को बहुत इजीली कनेक्ट कर दिया जाएगा। भारत अपने एयर बेसेस भी यहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था तब तक चाइना का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन हमें भी वहां पर एडवांटेज चाहिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये रोड का काम खत्म हुआ है, ये रोड बन के रेडी हुई है, चाइना की तरफ से ये हरकतें शुरू हो गई है। इसका साफ एक ही इशारा है कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत ऐसा कुछ भी करे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज इंडिया को मिले और वो चाइना के ऊपर हावी हो जाए। तो DSDBO रोड का बनना ये एक बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया है चाइना की तरफ से, जिसके वजह से चाइना बॉर्डर के अंदर आकर इंडियन सोल्जर्स को डराने की एक नाकाम हिमाकत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 3, विश्व मंच पे चाइना का एक और दुश्मन है दोस्तों, और वो है ताइवान। आप सबको पता ही होगा
चलो मैं 1 मिनट में आपको ये समझा देता हूं। 1949 में चाइना को आजादी मिली और आजादी के समय चाइना में दो लीडर एक जैसा स्टेटस रखते थे और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले लीडर थे माओ जेडोंग और दूसरे थे चियांग काई शेक। लेकिन दोनों में से माओ जेडोंग जीत गए और वो चाइना के पहले प्रेसिडेंट भी बने। माओ जेडोंग ने चाइना को एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश बना दिया। चियांग काई शेक जो कि चाइना पे दावा करते थे, उनको वहां से हटना पड़ा और चियांग काई शेक अपने कुछ साथियों को लेकर चाइना से निकल गए और एक आइलैंड पे जाकर उन्होंने एक नई कंट्री बसाई जिसे आज हम दुनिया में ताइवान के नाम से जानते हैं। अब ये जो ताइवान है, ये ताइवान अपने आप को ROC मानता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि चाइना कहता है कि उसका नाम है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का दावा है कि ताइवान नाम का कोई अलग देश इसको रिकॉग्निशन मिलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ताइवान उसका खुद का एक हिस्सा है, मेनलैंड चाइना के साथ जोड़ने वाला एक हिस्सा है। इसीलिए चाइना ताइवान को अलग से कोई भी इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन देता ही नहीं है। अब चाइना हमेशा ताइवान को यह धमकियां भी देता रहता है कि जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको पूरी तरह से अपने एरिया के साथ ऐड कर लूंगा क्योंकि आप हमसे अलग हो ही नहीं। जबकि ताइवान का कहना यह है कि वी हैव अवर सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी और हम उसको कायम रखेंगे। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो इस वक्त ताइवान को सपोर्ट भी करते हैं और उन सारे देशों में एक देश है इंडिया। फिलहाल ताइवान में 20 मई की बात है, ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ये दूसरी बार इलेक्शन जीती और उनकी ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह था और उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के बीजेपी के दो लीडर्स ऑनलाइन पार्टिसिपेट हुए थे, मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान। और इन दोनों के पार्टिसिपेशन के वजह से चाइना बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चाइना का कहना यह है कि ताइवान से भारत को कोई संबंध नहीं रखने चाहिए, ताइवान कोई दूसरा अलग देश नहीं है। ये एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि चाइना भारत से नाराज हुआ है, जिसके वजह से बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़े हैं। रीजन नंबर 4, चौथा सबसे बड़ा रीजन दुनिया के सामने है। दुनिया इस वक्त चाइना को ब्लेम कर रही है कि कोरोना वायरस उसके वजह से ही आया। वुहान नाम के एक एरिया से निकला हुआ यह वायरस आज ग्लोबल पेंडेमिक बन चुका है और दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने WHO में अपनी कंप्लेंट फाइल की है जिसमें यह कहा गया है कि चाइना के ऊपर कार्रवाई की जाए क्योंकि चाइना की वजह से ही यह वायरस पूरे दुनिया में फैला है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडिंग को देखिए, कोविड-19 ग्लोबल बैकलैश बिल्ड्स अगेंस्ट चाइना ओवर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के वजह से चाइना के ऊपर दुनिया की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया के बहुत से देश इस वक्त चाइना से नाराज है और अपना ध्यान, लोगों का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए चाइना अब युद्ध पर उतर आया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो चाइना पे इंक्वायरी करना चाहता है। जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि वो चाइनीज कंपनियों को अपने देश के अंदर अब नहीं आने देंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि चाइना को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कोरोना वायरस की वजह से चाइना से बेहद नाराज हैं। रीजन नंबर 5, ये एक थोड़ा पुराना रीजन है बट येट इट कंट्रीब्यूट्स टू अ वेरी सॉलिड पॉइंट। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि चाइना से सटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है हांगकांग। हांगकांग किसी जमाने में ब्रिटिश के कब्जे में था, लेकिन जब हांगकांग आजाद हुआ, हांगकांग था तो चाइना का हिस्सा, लेकिन हांगकांग पे वो सारे नियम कानून लागू नहीं होते जो चाइना पर होते हैं। हांगकांग में डेमोक्रेसी चलती है, हांगकांग में कम्युनिज्म के बहुत से रूल लागू नहीं होते, उनकी अपनी एक अलग सोवरेनिटी है। पिछले साल की बात है, चाइना ने अपने पार्लियामेंट में एक एक्स्ट्राडिशन बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत हांगकांग में भी वही रूल लागू होंगे जो कि चाइना में होते हैं, स्पेशली क्रिमिनल्स को लेकर। जिस बात से हांगकांग बेहद नाराज है और पिछले 6 महीने में हांगकांग में पहले शांत और उसके बाद जबरदस्त वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और इन सारे प्रोटेस्ट के वजह से बहुत से सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए और इस पूरे ड्रामे में
वर्ल्ड का अटेंशन हांगकांग के तरफ बहुत ज्यादा आया है। दुनिया की सिंपैथी इस वक्त हांगकांग के साथ है और चाइना हर किसी को यह समझा रहा है कि हांगकांग का साथ न दिया जाए, क्योंकि हांगकांग भी चाइना का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट और सोल्जर्स हांगकांग के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना दुनिया का ध्यान अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये पूरे पांचों रीजन समझ में आए। राइट। रीजन नंबर 6, दोस्तों ये मैंने वर्ल्ड मैप आपके लिए लाया है ये समझने के लिए कि इस वक्त चाइना के झगड़े कौन कौन से कंट्रीज से चालू हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, ये रहा बीच में चाइना। चाइना सबसे पहले, चाइना के टेंशन चालू है इंडिया के साथ। फिर ये लंबा एरो देखिए, चाइना के झगड़े चालू है यूएस के साथ। चाइना के फिर झगड़े चालू हैं जापान के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। अब इतने सारे अलग अलग देशों से चाइना के टेंशन्स चालू हैं। दुनिया के बहुत से देश चाइना के खिलाफ अब बात करने लगे हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि कूटनीति में यानी वर्ल्ड मंच पर इस वक्त इंडिया का पलड़ा चाइना से काफी ज्यादा भारी है। और क्योंकि दुनिया चाइना पर आंख लगाए बैठी है, इसीलिए चाइना सबका ध्यान अपने ऊपर से हटाना चाहता है। इसीलिए बॉर्डर की हरकतें वो कर रहा है, इंडिया पे वो हमला करने की एक कोशिश कर रहा है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, चाइना इज करेंटली इन बैड इंटरनेशनल टर्म्स विथ ऑल दीज नेशंस। दैट्स वेरी ट्रू। नाउ इन सारी चीजों के साथ ये है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग साहब ने अपनी आर्मी को प्रिपेयर रहने के लिए बोल दिया है। मामला गंभीर तब हुआ जब उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये बोला कि प्रिपेयर फॉर वॉर। नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, क्योंकि ऐसा बयान, इसका मतलब ये होता है कि स्वाभाविक है कि चाइना अब दुनिया से लड़ने की या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से लड़ेगा और उन पर हमला भी कर सकता है। तो शी जिनपिंग का आर्मी को क्लियर मैसेज है कि गेट्स प्रिपेयर फॉर वॉर। बट नॉनदलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ भी, तो भारत की भी आर्मी, पूरी मिलिट्री आई मीन, काफी सक्षम है इनको मुंह तोड़ जवाब देने में। हाँ, अब इस प्रतिक्रिया के ऊपर भारत के कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनकी अलग अलग ट्वीट्स आए। मैंने खास आपके लिए ये 2 ट्वीट्स लाए, इनको आप इत्मीनान से पढ़िएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यदि ऐसा कुछ हुआ भी तब भी भारत के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचने देंगे। इंडियन मिलिट्री इज कैपेबल इनफ। और चीन के साथ इस वक्त मिलिट्री स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों ही लेवल पर बातचीत चालू है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लेजेड वॉर दोनों कंट्रीज के बीच में होगा, और हर बार की तरह हो सकता है कि बातचीत से ये मसला ठीक हो जाए। जहां राहुल गांधी ने फिर से गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम लगाया है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर मैसिव स्पेकुलेशन जो हुआ है उन सारी चीजों को ठीक से हैंडल करना चाहिए था, और जो भी वहां पर बॉर्डर में हो रहा है वो क्लियर पिक्चर हिंदुस्तानियों को बतानी चाहिए थी। राइट। इन सब के बीच में ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ है, आप सबको पता ही होगा। बीच में ये खबर सुनने में आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और चाइना के इस झगड़े में मध्यस्थी करना चाहते हैं, इंटरफियर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों देश आपस में लड़ाई ना करें। तो एक मीडिया रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब भी दिया। आप इसे जरूर सुनिए। Great, Jeremy. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy, and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Mr. President, have you spoken to... Wait, are you finished? No, sir. So yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So. तो जैसा कि आप सबने सुना,
डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थी करने को तैयार है। उनका ये भी कहना है कि भारत और चीन दोनों ही 1.3 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले दुनिया के दो बड़े देश हैं और साथ में दोनों की ही मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं है और हो सकता है कि टेंशन्स बढ़ जाएं, जो कि नहीं होने चाहिए, और वो मध्यस्थी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब यहां पर मैं 1 मिनट चाहूंगा आप सबका, जहां पर हम गंभीरता से सोचे कि आखिर ये मसला ऐसा क्यों है कि जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, या फिर ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया। अब इस बात को प्लीज आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, समय चल रहा था 2004 का, जब भारत में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। ठीक है भाई, मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 तक कायम रही। इन 10 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को हमेशा अच्छा बनाकर रखने की कोशिश की। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे तो चाइना कभी भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रहा। 2014 के बाद भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने के काम किए ही नहीं। आई मीन, मोदी सरकार का कहना यह है कि है कौन ये पाकिस्तान, हम तो इनको मानते ही नहीं है, तो वी नीड नॉट टू स्पीक टू एनीथिंग विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो भाषा समझता है हम उनको उसी तरीके से समझाएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड हम चाहेंगे कि चाइना के साथ हम डायरेक्टली दोस्ती कर लें, क्योंकि अगर चाइना के साथ दोस्ती कर ली जाए तो चाइना खुद ही पाकिस्तान को काबू में कर लेगा और भारत के टेंशन हट जाएंगे। आप दोनों के बीच का फर्क समझ रहे हैं। पहली सरकार यह मानती थी कि पाकिस्तान को काबू में किया जाए, दूसरी सरकार यह मानती है कि चाइना को काबू में किया जाए तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली काबू में आ ही जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो दौर ऐसा था जब चाइना बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन आज का दौर ऐसा है जहां चाइना ऑलरेडी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना चलाता है। एक 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना की। अब 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश भारत के 3 ट्रिलियन डॉलर वाले इकोनॉमी वाले देश के साथ अपने आप को कहीं भी पैरेलल लेवल पे मानता ही नहीं। और इस वजह से चाइना के अलग अलग अखबारों में हमेशा ये बातें चलती रहती है कि हमें इंडिया के साथ बराबरी वाले रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया हमसे हर मामले में काफी पीछे है। अगर आप बीजिंग न्यूज़पेपर्स के अलग अलग हेडलाइंस को जरा ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात आपको साफ समझ में आएगी। चाइना अब दुनिया के सामने भारत को अपने बराबरी का मानता ही नहीं है, वो मानता है कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें यानी यूएसए की बात करें, तो यूएसए तो शुरू से ही अपनी बादशाहत कायम करने में माहिर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अभी तक यूएसए ने हमेशा अपने आप को दुनिया का चौधरी समझा है। यूएसए अपनी इंटरफियर या आर्बिट्रेशन इसलिए ऑफर कर रहा है क्योंकि यूएसए अपने आप को सबसे टॉप पर मानता है। वो ये मानता है कि अगर वो चाहे तो वो इंडिया को और चाइना को दोनों को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा करने से यूएस की अपनी खुद की सुप्रीमेसी दुनिया के सामने बहुत अच्छी जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर इंडिया और चाइना के झगड़े सुलझा देता है अमेरिका, तो दुनिया के सामने सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन कहलाएगा? ऑफ कोर्स अमेरिका। इसीलिए अमेरिका की इस तरह की जो हरकतें हैं वो ये साबित करने के लिए है कि ऑलरेडी इंडिया और चाइना उससे कमजोर है और छोटे हैं, तो उन दोनों के झगड़े वो आसानी से सुलझा सकता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर को इंडिया ने भी और चाइना ने दोनों ने ही ठुकरा दिया है, और दोनों ने ही ये कह दिया है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना को बीच में अमेरिका को दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये मूव बिल्कुल ठीक है, चाइना का भी मूव ये ठीक है और इंडिया का भी ये मूव बिल्कुल ठीक है कि हम अमेरिका की दखल अंदाजी इसमें नहीं देना चाहते हैं। दैट्स रियली गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर युद्ध हो जाता है तो फिर दोनों कंट्रीज में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है। अक्सर इस तरह की कुछ चीजें थोड़े से इंटरेस्ट पार्ट में बच्चों को अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने एक इकोनॉमिक कंपैरिजन और एक मिलिट्री कंपैरिजन आपके लिए लाया है। एक पल के लिए जरा हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करके देखते हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो स्वाभाविक है दोस्तों, चाइना भारत से काफी स्ट्रांग नजर आता है। ये है भारत की एस्टिमेटेड जीडीपी 2020 की। याद रखना ये एस्टिमेटेड जीडीपी है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो जीडीपी के ये फिगर्स हैं ही नहीं। ये ऑफ कोर्स इससे कम ही आएंगे, कोरोना के वजह से काफी बड़ा डेंट पड़ा है। तो 3.2 ट्रिलियन की एस्टिमेटेड जीडीपी है भारत की 2020 में, जबकि चाइना की जीडीपी देखिए दोस्तों 14 ट्रिलियन, यानी भारत से कम ये 4 गुना से ज्यादा स्ट्रांग है। तो स्वाभाविक सी बात है, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमी के टेबल पे हम दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत इस वक्त दुनिया को 330 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, कोरोना के पहले का फिगर है ये। जबकि चाइना 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है। इसको अगर मैं बिलियंस में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2550 बिलियंस, यानी 330 बिलियन और 2550 बिलियन। हमसे कम से कम 10 गुना स्ट्रांग है ये। सो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना इन सब मामलों में भारत से काफी आगे है। यह है भारत का फॉरेन रिजर्व 490 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा चुका है, जबकि चाइना के पास है इस वक्त, अगर मैं बिलियंस में कन्वर्ट करूं तो 3219 बिलियंस, राइट। इतना भयानक अमाउंट है, यानी ये अमाउंट भी चाइना का हमसे बहुत ज्यादा है। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें यानी प्रति व्यक्ति आय, तो भारत महज $2500 के आसपास दिखाई देता है, जबकि उससे 4 गुना स्ट्रांग है चाइना, $10,000 पर पर्सन। तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइना बहुत से मामलों में हमसे काफी आगे नजर आ रहा है। तो इकोनॉमिकली दे आर क्वाइट पावरफुल। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर मिलिट्री कंपैरिजन किया जाए दोनों कंट्रीज के बीच में तो कौन ज्यादा स्ट्रांग लगता है। वंस अगेन दोस्तों मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहां पर भी चाइना का पलड़ा थोड़ा भारी है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, जिस पर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, जिसे हम समुद्र की रानी कहते हैं, भारत के पास फिलहाल केवल एक है ऐसा। ऐसे 2 और बन रहे हैं जो कि 2026 तक इंडियन नेवी में ऐड हो जाएंगे। चाइना के पास ऑलरेडी ये 2 हैं और चाइना ऐसे 4 और बना रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर फ्लीट्स अगर आप देखते हैं तो उनके पास 3 गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर फ्लीट्स हैं हमसे। पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स को कंपेयर करें तो हमारे पास है 16, उनके पास है 74। केवल टैंक्स के मामले में भारत की संख्या ज्यादा है, दैट इज 4292, एंड ऑन द अदर साइड दे आर हैविंग 3500। अदरवाइज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर्स और फाइटर इंटरसेप्टर, इन तीनों ही मामले में चाइना हमसे बहुत ज्यादा लेवल पर आगे है। एक और बात मैं बता दूं, चाइना के पास परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हमसे ज्यादा ही हैं। हालांकि इसके कोई कंफर्म आंकड़े नहीं है, लेकिन ये बात सच है। उनका रक्षा बजट भी हमसे बहुत ज्यादा है। दुनिया में सेकंड नंबर पे डिफेंस बजट चाइना का ही है। हाँ, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सारी चीजों के वजह से डेंजर क्या है, व्हाट आर द डेंजर्स इन दिस गाइज। भारत के एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने क्लियर वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना पैंगोंग लेक, ये पैंगोंग लेक के पास गलवान लेक के आसपास अगर वो आ जाता है, तो फिर लद्दाख को कंट्रोल करना या लद्दाख को डिफेंड करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि अगर चाइना इतने अंदर तक आ गया तो कहीं लद्दाख भी खतरे में ना पड़ जाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है एज ऑफ नाउ। अगर आप इस मैप में एक बार फिर से देखेंगे तो इंडिया के एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है अजय शुक्ला। इन्होंने ये बात कही है, मैं ये लाइन जरा पढ़ना चाहूंगा। द सिचुएशन इज सीरियस, मामला गंभीर है। The Chinese have come into territory which they themselves accepted as part of India। देखिए दोस्तों, ये लाइन जरा समझने की कोशिश करिए। इसमें साफ बताया जा रहा है कि चाइनीज ऐसे क्षेत्र में घुस आए हैं
जिसको वो पहले से भारत का एरिया मानते थे, यानी वो मानते थे कि ये एरिया भारत का है, फिर भी वो उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। तो पता नहीं चाइना क्या माइंड गेम खेल रहा है हमारे साथ। इट हैज कंप्लीटली चेंज द स्टेटस को। अब स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति। अब यथास्थिति जो बनी हुई थी 1962 में, वो यथास्थिति अभी भी चल रही है, लेकिन चाइना की इस बार की हरकत ने पुराने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये मामला है तो बड़ा सीरियस। अब अगर ऐसा हुआ तो इस वक्त इंडिया के तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कूटनीति में यानी कि डिप्लोमैटिक मंच पर हमारे साथ खड़े हैं। दुनिया में हमें इन कंट्रीज का फायदा हो सकता है। नंबर 1 पर है यूएसए, फ्रांस, फिर यूके, जापान, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड यूरोपियन कंट्रीज अलोंग विथ रशिया। रशिया के साथ तो चाइना के झगड़े चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वो कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के तरफ से हैं या इंडिया को सपोर्ट करते हैं। यहां पर मैं साफ बता दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब इंडिया के तरफ से वॉर होने पर लड़ेंगे। और आपको ये भी मैं कह दूं कि फुल फ्लेजेड वॉर दोनों कंट्रीज के बीच में पॉसिबल नहीं है। मैंने मिलिट्रीज को कंपेयर तो कर दिया, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि दोनों ही देशों के बीच में फुल फ्लेजेड वॉर हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े देश आपस में कंप्लीटली युद्ध पे नहीं उतरेंगे। ओके, लेकिन बहरहाल इन सारे कंट्रीज के सपोर्ट से भारत चाइना पे प्रेशर डाल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आया। आपको एक और अपडेट मैं दे देता हूं, 2 दिन पहले की बात है। लद्दाख के पास 25 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड में इंडियन बॉर्डर पे चाइनीज फाइटर प्लेन लगातार गश्त लगा रहे हैं और निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट नीड नॉट टू वरी, हमारे तरफ से भी जवाबी कार्रवाई उतनी ही स्ट्रांग चालू है। तो ये पूरा का पूरा मैटर मैंने आपको क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये पूरी की पूरी पीपीटीज आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी जनरल अवेयरनेस पे अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट मी एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं ज्ञानबाजी के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आपसे जुड़ा हुआ हूं। ये मेरे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं। आप चाहें तो इस पर भी अलग अलग इंफॉर्मेशंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स के मटेरियल के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।